हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका शीर्षक है संविधान का निर्माण, जिससे भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है। तो ये नए युग की शुरुआत का क्या अर्थ है और संविधान का निर्माण किन किन नेताओं ने मिलकर किया है, क्या ये अंग्रेजी साम्राज्य के टाइम भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संविधान का अर्थ जानने से। संविधान क्या है? ये जो है ये मौलिक नियमों और सिद्धांतों का ऐसा संग्रह है जिसके अनुसार सारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। मतलब हमारा देश किसके अनुसार चलेगा कि संविधान में ऐसे मौलिक नियम बनाए गए हैं और सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अनुसार ही पूरे देश को चलाया जाता है, यानी कि उस पर जो है शासन किया जाता है। अब इसको दो भागों में बांटते हैं हम संविधान को, जैसे सम जमा विधान। क्या हो गया? सम जमा विधान। तो सम का मतलब है समान और विधान का मतलब है नियम और कानून। ठीक है, तो समान कानून क्या अर्थ हो गया संविधान का? समान कानून, यानी कि जो नियम क्या है, जो नियम और कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू होते हैं, यानी कि सभी के लिए इक्वल हैं, उसे ही संविधान कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारतीय जो संविधान है वो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो ये संविधान लागू और जो पारित होने में बहुत समय है, तो इसका रीजन यही है कितना टाइम लग गया भारतीय राजनेताओं को इस संविधान के निर्माण, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, तो इस बहुत बड़े देश की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे कानून और नियम तैयार करने थे जो कि पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभाल सके, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा है भारतीय संविधान को बनाने में। अब ये जो संविधान है भारत का संविधान, इसकी और क्या विशेषता है? इसने क्या किया है? वर्तमान और अतीत के घावों को भरने, मतलब जो वर्तमान में जो चल रहा है, उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या था वर्तमान में? शरणार्थियों के बसने की समस्या, भारत के एकीकरण की समस्या, बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसने उन सभी लोगों के घावों को भरने, विभिन्न वर्गों, जाति और समुदाय में बटे हुए लोगों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद की है। तो ये इतना योगदान भारतीय संविधान का रहा है। तो इस संविधान का मूल आधार क्या रहा है? तो भारतीय संविधान का मूल आधार रहा है भारत सरकार अधिनियम, जो 1935 में लागू किया गया है। तो ये मुख्य आधार रहा है भारतीय संविधान का। अब इसकी विशेषता और क्या है? एक तो ये इसने क्या किया है, राजनीतिक प्रयोग में सभी जातियों, धर्मों और समुदायों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। ये संसार का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि जब जिस टाइम पे इसका गठन किया गया, इसमें 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब जो है, अब इसमें 25 भाग हो चुके हैं, आर्टिकल बढ़ के 448 हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हैं और इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। मतलब जो नियम बने हैं तो उनमें संशोधन किया गया है और वो कितने हो चुके हैं? लगभग 106 संशोधन हो चुके हैं उन नियमों में। तो कब से कब किसके बीच में इसको सूत्रबद्ध किया गया है? दिसंबर 1946 से लेकर 1949 के बीच इसे सूत्रबद्ध किया गया है। इसके 11 सत्र रहे हैं और 165 कुल बैठकें हुई हैं। इस पिक्चर में जो आप ये पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें क्या है कि जो नेता हैं, भारतीय नेता, वो किसके 3 साल तक बहस चली है और इसके बाद इस संविधान पे हस्ताक्षर, इस समझौते पे हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पिक्चर में सभी साइन कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि भारत के लिए एक ऐसा समझौता या एक ऐसा नियम तैयार हो गया कि पूरा भारत है वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। तो इस बीच में यानी कि उथल पुथल का दौर रहा है इस संविधान निर्माण से पहले, तो उसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। भारत में उथल पुथल रही है संविधान से पहले, क्योंकि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उस टाइम पे क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, तो जैसे कि हमने इससे पिछले चैप्टर में भी रीड किया है,
और इसमें भी हम बातें कर रहे हैं कि बंटवारा होने से चारों तरफ अव्यवस्था थी। क्यों थी अव्यवस्था? क्योंकि भारत से मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम कंट्री जैसे कि पाकिस्तान अलग बना दिया था, वहाँ जा रहे थे, और उसी तरह से वहाँ से हिंदू और सिख या अन्य जो भी धर्मों के लोग हैं वो इंडिया में आ रहे थे या वहीं रह रहे थे। तो उन्हें मतलब क्या है, उन्हें शांति नहीं थी। इसी तरह से जैसे हमने पिछले लेसन में रीड किया है कि जो भारत में रह रहे मुस्लिम हैं उनके भी यहाँ पूर्ण रूप से शांति की व्यवस्था नहीं थी भारत में, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश फैला हुआ था कि वो धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहे थे। तो इसी बीच में और क्या होता है, 1946 में बम्बई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के जो सिपाही हैं उनके विद्रोह से लोगों को और ज़्यादा आंदोलित हो जाती हैं, यानी कि वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर किसान और मजदूरों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया है, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में रीड कर चुकी हैं कि 1800 क्रांति जो स्थान की क्रांति है उससे प्रेरणा लेकर, जैसे कि उस टाइम पे भी उसके बाद गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तो उस टाइम पे किसानों और मजदूरों ने आंदोलनों में हिस्सा लिया है, और इसी जन आक्रोश के कारण ही भारतीय को आज़ादी मिलने में सफलता मिली है। अब दूसरी क्या बात रही है, उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दो मेन पार्टियां थी, वो दोनों ही पार्टियां क्या, जैसे कि कांग्रेस जो है भारत में रह रहे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व, और मुस्लिम जो है जो पाकिस्तान की मांग की इस लीग ने और मुस्लिमों के लिए कार्य किया, तो दोनों में सुलह कराने की कोशिश की भारतीय नेताओं ने। जैसे कि इसमें मुख्य था, हमने पिछले चैप्टर में रीड किया है, ये नेता कौन से रहे हैं, जैसे कि गांधी जी की आखिरी समय तक यही कोशिश रही कि इनमें सुलह करवा दी जाए और एक ही कंट्री रहे, लेकिन उनकी सोची हुई जो बात है वो सफल नहीं हो सकी। अगस्त 1946 में कलकत्ता में भी हिंसा हुई है, और इस हिंसा से उत्तरी और पूर्वी भारत में साल भर दंगे चलते रहे। फिर 15 अगस्त 1947 को जब हर्ष और उल्लास का दिन आया, लेकिन भारतीय जो मुस्लिम हैं और पाकिस्तान में रहने वाले और हिंदू और सिखों के लिए निर्मम चुनाव का दिन था। ये ऐसा इसलिए क्यों था, क्योंकि अब उन्हें चुनना था कि उन्हें किस कंट्री में रहना है, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान में या हिंदू जो कंट्री है भारत में। तो इस तरह से पाकिस्तान में रहने वाले तो हिंदू और सिखों के लिए चुनाव का दिन था और भारतीय मुस्लिमों के लिए। अब इसी सिलसिले में ये जो समस्या थी, एक तो लोगों के सामने ये समस्या कि उन्हें किस देश में रहना है, दूसरा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करते हुए हम बात करते हैं कि जो हमारा देश नया जन्मा था, नवजात एक शिशु की तरह था, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। वो गंभीर समस्या क्या थी? देसी रजवाड़ों के एकीकरण की। किस चीज की? जो देसी रजवाड़े हैं, ये रजवाड़े क्या थे? ये अंग्रेजों के अधीन थे। तो ये उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्सों में देसी रजवाड़े और नवाब के अधीन थे, जो क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिश राज की अधीनता में पल बढ़ रहे थे, यानी कि उनकी अधीनता के अंडर ही काम करके भारत में शासन कर रहे थे। तो इन सब की समस्या थी कि इन सब रजवाड़ों को भारत में कैसे मिलाया जाए। ठीक है, ये है समस्या नवजात राष्ट्र के। तो ये समस्या कौन सी थी? एकीकरण की समस्या। कौन सी थी? एकीकरण की समस्या, भारत के राज्यों की। अब इसी बीच संविधान सभा का गठन किया जाता है भारत की इसी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए। 1945 से 46 में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए और उनके बाद ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावी, प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, जो प्रांतों में चुनाव कराए जाते हैं वहां पे कांग्रेस को बहुमत मिलता है। इसके साथ ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो जहाँ पे मुस्लिम अधिक संख्या में है वहाँ मुस्लिम लीग को भी आरक्षित सीट मिल जाती है, लेकिन संविधान सभा का ये बहिष्कार करते हैं। इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि लीग ने नए संविधान बनाकर अलग राज्य की मांग शुरू कर दी थी।
क्यों किया है भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार लीग ने? क्योंकि उसने अपना अलग कंट्री और अलग संविधान बनाने के लिए अलग राज्य की मांग की थी। समाजवादी, जो भारतीय समाजवादी हैं, कौन से समाजवादी, उन्होंने भी इस सभा का बहिष्कार किया। उसका रीजन ये रहा है क्योंकि वो इसको अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई गई संस्था मानते थे। इसका रीजन क्या रहा है? इसका रीजन ये रहा है कि उन्होंने संविधान सभा को क्या माना है? अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई गई संस्था माना है। इसलिए समाजवादी भी संविधान सभा के बिल्कुल खिलाफ थे। और दूसरा क्या है, इसमें 82% सदस्य कांग्रेस से थे। ठीक है, 82% जो सदस्य हैं वो कांग्रेस से थे, लेकिन वो भी सभी एकमत नहीं थे इसके बारे में। ये जो 82% वाला काम है, इससे कौन सहमत नहीं था? इससे मुस्लिम लीग सहमत नहीं थी, क्योंकि इस जो सभा में 82% सदस्य हैं वो किसके थे? कांग्रेस से, इसलिए इस सभा से सहमत नहीं थी। लेकिन ये सदस्य कांग्रेस के होते हुए भी सभी एकमत नहीं थे, जैसे कि अभी भी हमने समाजवादियों के बारे में बात की है। संविधान सभा में इसी तरह की जो चर्चाएं हैं वो चलती रही हैं। सारी की सारी किससे प्रभावित थी? जनमत से प्रभावित हुई हैं। इसमें हुई बहस को अखबारों में प्रकाशित किया जाता था, लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह की बहसें संविधान सभा में चल रही है। और सभी प्रस्तावों पर सार्वजनिक बहस भी चलती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो भारतीय नेता हैं वो लोगों को दर्शाना चाहते थे कि वो उनकी भलाई के लिए, उनके अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी जो बहसें हैं वो सार्वजनिक की जाती थी। नेक्स्ट, इसमें मुख्य आवाजें हैं वो किसकी है? तो ये जैसे कि सभा में सदस्य रहे हैं, कितने रहे हैं सभा में सदस्य? जब ये सभा, संविधान सभा तैयार हुई बनके, तो इसमें सदस्य रहे हैं मुख्यतः 300 के लगभग। कितने सदस्य रहे हैं? 300। इन 300 में से 6 सदस्य ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। और 3 कौन से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों के तीनों सदस्य कहाँ से थे? कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी के। अब इन्होंने निर्णायक प्रस्ताव जो है वो पेश किया। इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी नेहरू जी ने ही पेश किया। ठीक है, इन 3 सदस्यों के अपने अपने कार्य हम एक एक करके जानेंगे। एक प्रस्ताव है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए। ठीक है, जिसके अनुसार क्या ये नेहरू जी ने ही पेश किया है कि तिरंगे में 3 रंग होंगे। ठीक है, केसरिया, सफेद और हरा। और ये किस बराबर की पट्टियों वाले होंगे तीनों कलर, और इनके बीच में नीला चक्र होगा। ठीक है, अब पटेल ने महत्वपूर्ण रिपोर्टों को लिखने में भी मदद की है। जो पटेल हैं वो क्या है? वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया है? ये गुप्त रूप से कार्य करते रहे संविधान सभा के लिए। ठीक है, मतलब इनका प्रत्यक्ष जो कार्रवाई है, जैसे कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है, निर्णायक प्रस्ताव पेश किया है, तिरंगे झंडे के लिए प्रस्ताव दिया है, जबकि पटेल जी ने महत्वपूर्ण रिपोर्टों को लिखने में मदद की है इन राजनेताओं की। अब भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनकी जिम्मेवारी क्या रही है? इनकी जिम्मेवारी रही है कि सभा की रचनात्मक जो चर्चा है उसको कराने की, और सभी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। तो इस तरह की जिम्मेवारी इन पे सौंपी गई है, यानी कि ये सब के लिए समानता दिखाए। जितने भी सदस्य हैं सभा में उनके लिए समानता का व्यवहार करे। तो इनकी जिम्मेवारी यही है कि सभी सदस्य मिलजुल कर शांति से किसी भी प्रस्ताव पे बहस करें और उसे पास करें। अब इसी सिलसिले में जो हैं मुख्य सदस्य रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता भी कहा गया है। ठीक है, और इसलिए इनको संविधान सभा का महत्वपूर्ण सदस्य माना है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्हें संविधान निर्माता कहा गया है। क्या कहा गया है इन्हें? संविधान निर्माता। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं कि संविधान सभा जब ये बन के तैयार हुई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सी जिम्मेवारी सौंपी गई? अंग्रेजी काल में क्या था कि कांग्रेस के तो विरुद्ध, लेकिन गांधी के कहने पे ये केंद्रीय विधि मंत्री का पद इन्होंने संभाला है।
और इनको ये नियंत्रण दिया गया है। अब संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया है और इस काम में के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान के प्रारूप में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। किसको? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेवारी भी किस पे रख दी गई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर पे किसकी इस संविधान के प्रारूप को लिखने की पारित करने की जिम्मेवारी भी इन्हीं की रही है। अब 6 सदस्य हैं, उनको 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सहायता दी है। ठीक है, इनको जो है 2 सदस्य और है, जैसे 3 सदस्य की हम बात कर चुके हैं और चौथे सदस्य हैं बी.आर. अम्बेडकर। अब इनको 2 सदस्य और कौन से? जैसे कि बी.एन. राव, भारत का संवैधानिक सलाहकार जिन्हें माना गया है। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन करके पर्चा तैयार किया और ये पर्चा भारतीय संविधान सभा में रखा। इसी तरह से एस.एन. मुखर्जी हैं, ये मुख्य योजनाकार रहे हैं। योजनाएं बनाने, जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट वैदिक भाषा में प्रस्तुत करने की क्षमता इनकी रही है और इस तरह से बहुत लंबी बहस और कार्रवाइयों के बाद, इन सभी सदस्यों के योगदान के बाद 3 साल तक ये प्रक्रिया चलती है और 3 साल के बाद जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब भारतीय संविधान बन के तैयार हो जाता है, ये 3 साल, तो इसमें टोटल समय लगा है भारतीय संविधान के बनने में 2 वर्ष। ठीक है, कितना टाइम लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो इतने टाइम में भारतीय संविधान जो है वो बन के तैयार हो जाता है और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, अभी भी हमने बात की थी ना कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो ये कब पेश किया है? 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रस्ताव में क्या था? संविधान के मूल जो आदर्श हैं उनकी रूपरेखा, जिनके आधार पर कार्य को आगे बढ़ाना था। ठीक है, मतलब शुरुआत कहाँ से थी? उद्देश्य प्रस्ताव से। इसमें वे मूल आदर्श रखे हुए थे जिसके अनुसार कार्य को आगे बढ़ाना था और भारत को इस प्रस्ताव में ही स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित करना रहा है। अब नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए इस सभा ने क्या किया है? रक्षात्मक प्रावधानों का भी वादा किया गया है। अतीत की ओर जाते हुए नेहरू ने अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का भी हवाला दिया है कि हमें उनका एग्जाम्पल आगे रख के और उन्हीं की तरह या उनको क्या हानि या लाभ हुआ है उस क्रांति से, तो उनको ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व आज़ादी के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का जो है हिस्सा सिद्ध करते हैं, वो बताते हैं। क्या बताते हैं? भारतीय संविधान निर्माण का इतिहास जो है मुक्ति व आज़ादी का एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष रहा है। तो इस तरह से लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली और भारत के लिए एक अलग जो संविधान है वो लिखने की कोशिश की भारतीय नेताओं ने। नेहरू जी और क्या कहते हैं? नेहरू जी कहते हैं कि भारत में जो शासन व्यवस्था हो वह भारतीयों के स्वभाव के अनुरूप हो और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो शासन व्यवस्था वो अपना रहे हैं सिर्फ नेताओं की मर्जी की हो। ठीक है, नेताओं की मर्जी की बजाय जनता की, नेताओं की नहीं बल्कि पब्लिक की मर्जी की। ठीक है, जनता की मर्जी की उनकी व्यवस्था हो। तो इसलिए गांधी जी नेहरू जी ने ऐसा कहा है। अब संविधान का उद्देश्य क्या रहा है? लोकतंत्र के उदारवादी जो विचार हैं, आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों को एक दूसरे में समावेश करना ही इसका संविधान का मुख्य उद्देश्य रहा है। अब लोगों की इच्छा क्या रही है? सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी जो हैं उन्होंने सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया मानते हुए वो लोगों से कहते हैं कि अपने को इस प्रभाव से बिल्कुल आज़ाद करें और उनके अनुसार संविधान सभा अंग्रेजी सरकार की बनाई हुई है और उसी की योजना को साकार करने का कार्य कर रही है। ये कहने का अर्थ ये है कि जो सोमनाथ लाहिड़ी जी हैं वो इस सभा को, इसको संविधान सभा को भारतीय लोगों की सभा नहीं मान रहे थे। अब भी उनके मन में यही था कि ये अंग्रेजी सरकार की बनाई हुई है और उन्हीं की योजना पे काम कर रही है। अब इसके
जो जवाब हैं वो हम इस व्याख्यान से पढ़ लेते हैं कि बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। ये जो सोमनाथ लाड़ी के बारे में भी हम जो बातें कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा है कि महोदय, मैं पंडित नेहरू को इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावना को इतने स्टिक शब्दों में व्यक्त कर दिया है कि जबरदस्ती जो है ये जो है जबरदस्ती से थोपी गई चीज है भारतीयों पे, और आपत्ति व्यक्त की जाएगी। अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में भी उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। तो इस तरह से जो लाड़ी जी हैं वो अपनी इस जो पत्र है, ये जो भी यहाँ मैंने व्याख्यान लिखा है, मतलब ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, इसमें सभी के बारे में बात की गई है। अब जैसे कि हम आगे जान लेते हैं कि महोदय, मसला है कि जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पे आश्रित होगा, इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा और वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये सभा जो है उन्हीं व्यक्तियों की सभा है और उन्हीं के इशारों के अनुसार हमें कार्य करना होगा। तो इस तरह से वो इस सभा से संतुष्ट नहीं है। फिर नेहरू जी भी ये मान लेते हैं कि ज्यादातर जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता हैं वो अलग तरह का संविधान चाहते थे, क्योंकि सभा के निर्माण में अंग्रेजों का हाथ ज्यादा रहा है। ठीक है, इसी सिलसिले में नेहरू जी ने कहा कि सरकारें जो हैं सरकारी कागजों से नहीं बनती, वो किससे बनती हैं? जनता की इच्छा से। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और उतनी ही दूरी तक हम जाएंगे जहां तक जनता हमें ले जाएगी या ले जाना चाहेगी। मतलब ये कहने का भाव ये है कि भी हम यहाँ पे इस सभा में किसकी मर्जी से इकट्ठे हुए हैं? भारतीय जनता की। तो इसलिए जनता का साथ उनके साथ मिला हुआ है और इसलिए सभा के वो सदस्य हैं और भारत के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये जो सभा है उन लोगों की अभिव्यक्ति का साधन है जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी कानून पारित किए गए हैं, जैसे 1909 का पार्लियामेंटो और 1919 का एक्ट, 1935 का। अब इसमें 1919 के जो एक्ट है उसमें कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। नेक्स्ट में 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये भारतीय संविधान का क्या रहा है, ये भारतीय संविधान का आधार रहा है। तो इससे ने क्या किया है वो भी हम बात कर लेते हैं। इसने पूरी विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी बनाया गया है। और 1937 के चुनाव होते हैं तो आम चुनावों में क्या होता है, 11 में से 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती है। तो इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पूर्णतः बहुमत मिलता है कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ 11 में से 8 सीटें जब कांग्रेस को मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि पूरा जो भारतीय लोग हैं वो समर्थन देना चाहते हैं कांग्रेस को। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग की भी ऐसी स्थिति थी, क्योंकि वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उन्होंने पूरी सीटें हासिल की हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में इतना ही जानेंगे। रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।